Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये क्वेश्चंस आपके यूनिट 9 के हैं ऑफ पेपर 1। यूनिट 9 की अगर हम बात करें तो यूनिट 9 जो है आपकी पेपर 1 की, वो है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपको प्रूव होंगे। ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्ज़ाम्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट दी। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनकी वजह से जो टेम्परेचर होता है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, तो यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कहाँ पर विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड किस जगह पर होती है? ऑप्शंस हैं आपके इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इक्वेटर जो होता है आपका ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पोल्स हैं जिनको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। ध्रुव होते हैं आपके बेसिकली साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो इनमें से किस पे विंटर सीजन में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट in the study of man-environment interaction, the statement of Miss Sample that the humans are solely the product of their environment is। तो जब मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की स्टडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई थी मिस सैम्पल के द्वारा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या हैं, वो सॉलिडली प्रोडक्ट होते हैं उनके एनवायरनमेंट के। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इस स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है? क्या ये एक ओपिनियन है, एक प्रेजुडाइज है, एक फैक्ट है या फिर एक वाइडली एक्सेप्टेड फेनोमेना है? ये जो स्टेटमेंट है ये एक फैक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट an analysis of the man-environment relationship pragmatic possibilism implies that। अगर मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की एनालिसिस करें तो जो pragmatic possibilism है उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ आपको देखना है, ऑप्शंस हैं देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैन टू एक्सप्लॉयट रिसोर्स ऑफ अर्थ, कि कोई लिमिट नहीं है इंसानों के लिए, वो जितना मन चाहे उतनी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अर्थ की। या फिर यहाँ पर कुछ लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अर्थ की रिसोर्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं। द मैन हैज़ टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। या फिर
जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसको पहले सिचुएशन को वॉच करना चाहिए, उसको असेस करना चाहिए और उसके बाद रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सेज दैट द मैन हैज़ टू कीप इन माइंड, मैन को अपने माइंड में ये रखना है कि ओनली हिज बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को माइंड में रखना है जब वो प्लानिंग कर रहा हो। हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सफुल अर्थ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो मैन है वो पहले वॉच करे, उसके बाद असेस करे सिचुएशन को और उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ जाए। पहले वह देखे कि क्या कंडीशन है, किस पैरामीटर्स पर यहाँ पर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट, यहाँ पर आपको कॉलम 2 दिया है, ठीक है। आपको इस कॉलम को अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, सो एज टू मैच इट विद कॉलम 1, ताकि ये कॉलम 1 के साथ क्या हो जाए, मैच हो जाए। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, जो नीचे आपको कोड्स दिए हैं वहाँ से। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है, ठीक है। A1 इज हेयरिंग, विस्परिंग, इंटरफेरेंस विद स्लीप या फिर नॉर्मल टॉक। तो यहाँ बोला है कि कितनी डेसिबल की वॉइस पर आप सुन सकते हो, कितनी डेसिबल की डेसिबल पे फुसफुसाते, जो फुसफुसाना है वो विस्परिंग है। कितनी डेसिबल की साउंड इंटरफेयर करेगी जब आप सो रहे होगे, आपको वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। और जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं उस पर कितनी डेसिबल की साउंड यूज़ होती है। सो यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे। तो हेयरिंग गोस विद दिस, फर्स्ट इज हेयरिंग वन साउंड, 1 डेसिबल की अगर साउंड है तो आप सुन सकते हो। विस्परिंग की अगर हम बात करें तो विस्परिंग जाता है आपका 30 डेसिबल पे। स्लीप में आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी 30 to 50 डेसिबल पे। और नॉर्मल टॉक की जो वॉइस होती है वो आपकी 60 डेसिबल की होती है। तो कोड आपका जो बन रहा है वह है 2nd, 1st, 4th एंड 3rd। इसको हम मैच कर लेते हैं। कहाँ देखने को मिल रहा है 2nd, 1st एंड 4th, 3rd? इट इज़ हेयर, ऑप्शन नंबर बी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आप सभी को पता है विटामिन क्या है, वैरायटी है एक कोल की, ठीक है। और यहाँ से पूछा है कि ये आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 फॉरेस्ट एंड प्लांट से मिलता है, कैरोसिन ऑयल से मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है, अंडरग्राउंड माइंस से मिलता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रूड ऑयल। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, पैरासिटिक इन्फेक्शन के द्वारा या फिर फंगल इन्फेक्शन के द्वारा। तो देखिए आप सभी को पता है मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो जो आपकी फीमेल एनोफिलस होते हैं इसके बाइट करने की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये क्या है, ये एक मॉस्किटो की वैरायटी है, ठीक है। मॉस्किटो की वैरायटी है। तो मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो एक पैरासाइट है, ठीक है। क्योंकि ये हम किस पे, ये एक होस्ट पे, क्योंकि किसी जिसको भी ये कट करता है वो होस्ट हो गया, तो ये एक क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिस क्वेश्चन सेज दैट द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट्स विदाउट क्लाउड्स। जो
यहाँ पर बोला गया है कि जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं अगर हम बात करें विदाउट क्लाउड्स की नाइट की, तो विंटर्स के समय पे। तो ये क्यों होता है? ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि क्लाउड्स रेडिएट करते हैं हीट को टूवर्ड्स अर्थ, या फिर क्लाउड प्रिवेंट करते हैं कोल्ड वेव को स्काई से डिसेंड ऑन अर्थ, या फिर क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, या फिर clouds being at great height from earth absorb heat. So the right answer for this question is क्योंकि cloud जो है वो prevent करते हैं heat को escape, heat radiations को अर्थ से escape करने में। Okay, option number C is the right answer for this question. Now next question says that largest soil group of India is, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को पता है इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है दैट इज़ सैंडी सॉइल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर इज, इंडियन कोस्टल वाटर के जो मेन पॉल्यूटेंट हैं वो क्या है? दैट इज आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट सेरीकल्चर इज, सेरीकल्चर क्या है? क्या साइंस है वेरियस काइंड ऑफ सीरम का, आर्टिफिशियल रेयरिंग है फिशेस का, या फिर आर्ट है सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग का, या फिर स्टडी है वेरियस कल्चर्स का एक कम्युनिटी के। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेरीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ ये आपका किससे रिलेटेड है? सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट टाइड्स इन द ओशियंस आर कॉज्ड बाय, जो समुद्र है वहाँ पर जो आपके टाइड्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? तो ये ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग सी वाटर, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं मून के, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द अर्थ सरफेस ओनली एंड नॉट ऑन द सी वाटर। ऑप्शन नंबर सी सेज दैट ग्रेविटेशनल pull of the moon and the sun on the earth's surface including the sea water. So the right answer for this question is option number C कि moon और sun दोनों के ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस में, जिसमें कि आपका सी वाटर भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अगर नागार्जुना प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? यहाँ पर आपको रिवर्स दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज तुंगभद्रा, वी कावेरी, सी कृष्णा एंड डी गोदावरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कृष्णा। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो है वो आपका कृष्णा रिवर के किनारे है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम इज, कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच टाइम है उसके बीच में कितना डिफरेंस रहता है? तो हम सभी को पता है +5 आवर्स का डिफरेंस यहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट ऑन नर्मदा रिवर। यहाँ पर आपको 4 डैम्स दिए हैं और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका डैम है इनमें से जो कि नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड नहीं है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, माहेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जोबैट प्रोजेक्ट और कोयना पावर प्रोजेक्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, कोयना पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका नर्मदा रिवर पर ये डैम सिचुएटेड नहीं है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट which of the following statement is not true about the availability of water on earth, the crisis for which is going to increase in the years to come? Option number A is about 97.5% of the total volume of water available on the earth is salty, कि जो हमारी अर्थ पर जितना टोटल वॉल्यूम है वाटर का उसमें 97.5 सॉल्टी है।
या फिर 80% जो वाटर अवेलेबल है हमारे लिए उस वो हमारा आता है जब मॉनसून में बस्ट होते हैं, ठीक है, बस्ट में की फॉर्म में आता है मॉनसून की तरह, या फिर अबाउट 2.5% ऑफ इट ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2.5% है वाटर का, टोटल वाटर का, तो वो पॉल्यूटेड वाटर है और उसको ह्यूमन एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। या फिर पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि कुछ बिग ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं कमिंग 10-15 ईयर्स में, और सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है 3 to 4 मीटर्स ऑल ओवर द अर्थ। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, येस। जो पॉसिबिलिटी यही होती है कि कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो कि जो कि मेल्ट करते हैं आने वाले 10 से 15 सालों में, और फिर जो समुद्र का लेवल होता है वो बढ़ जाता है 3 से 4 मीटर्स तक, ठीक है, अर्थ ऑल ओवर द अर्थ। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट थ्रू विच स्टेट डस कावेरी रिवर डो, तो किस स्टेट से जो कावेरी रिवर है वो बहती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, यहाँ पर बात हो रही है कि जो बिगेस्ट रिजर्व हैं आपके थोरियम के वो कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, चाइना, सोवियत यूनियन या यूएसए। तो थोरियम जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फोटोस्फेयर इज डिस्क्राइब एज द, जो फोटोस्फेयर होता है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का, या फिर विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम रेडिएशन इमिनेंट्स, या फिर वेवलेंथ ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जो विजिबल सरफेस होती है सन की, ठीक है, रेडिएशन इमिनेंट से, उसी को फोटोस्फेयर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म बिकॉज, अलग अलग सीजन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि सन जो है वो अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है, या फिर रिवोल्यूशन जो है अर्थ का वो सन के चारों तरफ है, या फिर रोटेशन जो है अर्थ का वो उसकी एक्सिस पे है, या फिर सभी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, किस वजह से? रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ के सन के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट submerged hydrophytes have commonly dissected leaves for, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास में कॉमनली डाइसेक्टेड लीव्स होती हैं, किस लिए? ऑप्शन 1 इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टोमेटा, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ वाटर करेंट्स, या फिर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ वाटर करेंट। Next question says that ozone layer depletion or hole in ozone layer is being chiefly found in, तो सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे बात की गई कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ था तो वहाँ पर जो उसमें होल क्रिएट हो गया था, ठीक है। होल क्रिएट का मतलब होना है कि जो लेयर है वो वेयरिंग आउट हो जाती है, यानी कि वहाँ खाली हो जाना, ठीक है, एक छेद सा बन जाना, तो जिससे क्या होती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अर्थ तक आ पाएँ। तो ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ठीक है, रशिया में देखा गया था, आपके साउथ पोल में देखा गया था, नॉर्थ पोल में देखा गया था, या फिर कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, साउथ पोल में ये यहाँ पर
मिला था। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ह्यूमन इंटरफेयर विद द नेचुरल फॉस्फोरस साइकिल बाय। अब जो आपको पता है फॉस्फोरस साइकिल है, तो वहाँ पर फॉस्फोरस साइकिल के साथ ह्यूमन कैसे इंटरफेयर कर रहा है, नेचुरल फॉस्फोरस साइकिल के साथ ह्यूमन कैसे इंटरफेयर कर रहा है, तो इरोजन करके लैंड का, या फिर एडिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर टू एग्रीकल्चर सॉइल्स, या फिर एग्रीकल्चर सॉइल में फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को मिलाकर, या फिर सीवेज का रिवर और लेक्स में डंप कर सीवेज वाटर को, या फिर सभी। सो यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर यही बात है, इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का ही क्या है, एक इंट्रैक्शन है बीच में, ठीक है। तो ये वाली बात किसने कही थी, किसने इस डेफिनेशन को दिया था, अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, A.G. टेंसले। इनका फुल नेम है आपका A.G. टेंसले। इन्होंने इकोसिस्टम की परिभाषा दी थी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो अब कैरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो उसको किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, बर्थ रेट के द्वारा, डेथ रेट के द्वारा, लिमिटिंग रिसोर्स के द्वारा, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के द्वारा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, लिमिटिंग फैक्ट रिसोर्सेज, ठीक है। लिमिटिंग रिसोर्सेज के द्वारा जो कैरिंग कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, उसको डिटरमाइन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एजेंडा 21 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये आप सभी को पता है कि जो एजेंडा 21 था ये कब आया था, तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में आपकी क्या हुआ था, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसके दौरान इस एजेंडा 21 को लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अर्थ समिट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.